नमस्कार साथियों, मैं कुमार कृष्ण आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद स्टोरी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है साथियों। और साथियों, हमने शुरू की थी मनोविज्ञान की सीरीज, जिसमें हम पढ़ रहे थे बाल मनोविज्ञान के बारे में। और साथियों, हमने बाल मनोविज्ञान के बारे में जाना कि बाल मनोविज्ञान क्या है, बाल मनोविज्ञान का आरंभ कैसे हुआ, और बाल मनोविज्ञान के संदर्भ में मनोवैज्ञानिकों ने अपने महत्वपूर्ण कथन, उसके जो महत्वपूर्ण कथन थे उसके संदर्भ में जाना। और साथियों, हमने ये जाना कि बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत अभिवृद्धि क्या होती है, विकास क्या होता है, इसके बारे में हमने ये तथाकथित जानकारी थी वो पिछली क्लास में हम प्राप्त कर चुके हैं। और साथियों, आज की जो क्लास है, आज का जो सेशन है, इसमें हम जानेंगे साथियों विकास की अवस्थाएं, कि विकास की जो अवस्थाएं कितनी होती हैं, इस अवस्थाओं में क्या होता है, इस विकास के पक्ष क्या होते हैं, इन सब के बारे में आज की क्लास के अंतर्गत हम जानने वाले हैं। तो साथियों, आज जानेंगे हम बाल मनोविज्ञान के अंदर विकास की अवस्थाएं। वैसे साथियों, मनोविज्ञान के अंदर विकास की सामान्यतः 5 अवस्था बताई गई हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि सबसे पहले बताई गई थी गर्भावस्था। इसके बाद साथियों आती है शिशुअवस्था, फिर आती है बाल्यावस्था, फिर आती है साथियों किशोरावस्था, और फिर आती है प्रौढ़ावस्था। ये मनोविज्ञान के अंदर सामान्यतः 5 अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। लेकिन मनोविज्ञान के अंदर अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार से अपने मत से, अपने विचारों से अलग अलग अवस्थाएं बताई हैं विकास की। तो किसी ने, जैसे हरलोक है, हरलोक मनोवैज्ञानिक ने क्या कहा, विकास की अवस्थाओं को 11 भाग है जो बताए थे, यानी 11 अवस्थाएं बताई थी मनोविज्ञान के अंतर्गत। इसके बाद साथियों अर्नेस्ट जोन्स ने, जो जोन्स थे, उन्होंने साथियों मनोविज्ञान के अंदर उसने कितनी बताई, 3 अवस्थाएं बताई थी साथियों। और फिर इसके बाद कार्ल सैनिक ने साथियों 9 बताई हैं, फिर सेले ने 3 बताई हैं, और साथियों रोस ने 4 है जो विकास की अवस्था बताई। वैसे अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपने हिसाब से, अपने मत से, अपने विचारधारा से अलग अलग विकास की अवस्थाएं बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बताई हैं। और आपको बताया साथियों, आप भी जानते हो अच्छी तरीके से, बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत साथियों जो विकास की अवस्था होती है उसका हम 3 अवस्थाओं का अध्ययन है जो मुख्यतः करते हैं साथियों। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं शिशुअवस्था का, इसके बाद साथियों हम अध्ययन करते हैं बाल्यावस्था का, और इसके बाद साथियों हम अध्ययन करते हैं किशोरावस्था का, है ना। और जानते हैं कि किशोरावस्था का आरंभ कब होता है, शिशुअवस्था का आरंभ कब होता है ना, और किशोरावस्था का आरंभ क्या होता है, इनकी विशेषताएं क्या हैं, इसके उपनाम क्या हैं, है ना। और इसके संदर्भ में मनोवैज्ञानिकों के प्रमुख कथन क्या है, और इन अवस्थाओं में जो बालकों का जो विकास होता है ना, यानी विकास के जो जितने भी पक्ष होते हैं उनके संदर्भ में जानते हैं कि भाई उसका शारीरिक विकास कैसे होता है, सामाजिक विकास कैसे होता है, बालक का मानसिक विकास कैसे होता है, बालक का संवेगात्मक विकास कैसे होता है ना, बालक का भाषाई विकास कैसे होता है। ये विकास के पक्ष साथियों, ये सभी भाषाओं के सभी जितनी भी अवस्थाएं होते हैं, इनका अलग अलग प्रकार से बालक का हम अध्ययन करते हैं, और अच्छी तरीके से इस बातों को हम उचित तरीके से बाल मनोविज्ञान को जानने की कोशिश करते हैं, और बालक को तभी हम जान पाएंगे। तो साथियों, ये बहुत ही आज की जो क्लास है बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। तो साथियों, आपका पुनः स्वागत है। आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा प्रकरण है वो है विकास की अवस्थाएं के बारे में पढ़ना है ना। तो साथियों, बाल मनोविज्ञान के अंदर आज अपन पढ़ेंगे विकास की अवस्थाएं। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगा लो, बाल मनोविज्ञान में विकास की अवस्थाएं। बाल मनोविज्ञान में विकास की अवस्थाएं, विकास की अवस्थाएं। साथियों, आप अच्छी तरीके से जानते हो कि अभी मैंने आपको बताया कि बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत साथियों क्या होता है, ये विकास की हम कितनी अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं साथियों, विकास की 3 अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं। एक तो साथियों सबसे पहले हम पढ़ेंगे शेषवा अवस्था क्या होती है, शेषवा अवस्था, शेषवा अवस्था के बारे में। और फिर साथियों हम जानेंगे इसके बाद बाल्य अवस्था के बारे में, बाल्य अवस्था के बारे में। और साथियों इसके बाद हम जानेंगे किशोरावस्था के बारे में। तो साथियों देखो, ये इंपॉर्टेंट है, यानी विकास की, बाल विकास के अंतर्गत हम 3 अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं, शेषवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। शेषवावस्था को मतलब जानेंगे कि शेषवावस्था का मतलब शेषवावस्था क्या होती है, इसका समय कितना होता है ना, कितने समय तक, कब शुरू होती है, कब तक चलती है ना, और शेषवावस्था के उपनाम क्या है,
और इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसके अंदर मतलब क्या क्या खास बात देखने को कि विकास के पक्ष क्या क्या होते हैं, सामाजिक विकास मतलब शारीरिक विकास कैसे होता है शिशुअवस्था के अंदर, और विकास का मतलब विकास किस प्रकार होता है, तीव्र होता है या धीमा, कौन सी अवस्था में होता है। इस प्रकार के जो तमाम प्रश्न है ना, जो हमारे मस्तिष्क पटल पे अपना घर बना रहे हैं, सभी का साथियों, आज हम है जो इस प्रश्नों का घर उजाड़ने वाले हैं और एक एक प्रश्न का जो जवाब है आज की क्लास में लेने वाले हैं। तो साथियों आज अपन इस हेडिंग से पढ़ेंगे कि शेषव अवस्था के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। तो साथियों हेडिंग अपना रहेगा शेषव अवस्था। क्या रहेगा? शेषव अवस्था। हेडिंग अपनी डालो, पहली अवस्था पढ़ रहे हैं अपन, शेषव अवस्था। शेषव अवस्था इसके संदर्भ में पढ़ने वाले हैं। तो शेषवा अवस्था होती है ना साथियों, शेषवा अवस्था होती है वो साथियों जन्म से शुरू होती है ना। अब शेषवा अवस्था कब से शुरू होती है? जन्म से शुरू होती है। जन्म से लेकर 5 वर्ष के अंत तक और 6 वर्ष के प्रारंभ तक, है ना। 5 वर्ष के अंत तक और 6 वर्ष के प्रारंभ तक चलती है। यानी शेष अवस्था की अवधि कितनी होती है? जन्म से लेकर के चलती है 5 वर्ष के अंत तक और 6 वर्ष के प्रारंभ तक ये अवस्था है जो शेषवा अवस्था है वो चलती है। अब समझ गए शेषवा अवस्था। वैसे साथियों मैं आपको बता दूं कि विकास की जो अवस्थाएं होती है इसका निर्धारण आयु से नहीं होता है कभी, है ना। एक मनोवैज्ञानिक हुए जिसको बाल आंदोलन या बाल विकास का जनक भी कहा जाता है। बाल आंदोलन या बाल विकास का जनक जिसको कहा जाता है वो मनोवैज्ञानिक थे साथियों स्टेनली हॉल। स्टेनली हॉल ने क्या किया साथियों? विकास की अवस्थाओं का क्रमबद्ध अध्ययन किया था और उसने ये कहा था कि विकास की अवस्थाओं का निर्धारण कभी भी आयु के आधार पर नहीं होता। ये बालक की जो विशेषता होती है ना, बालक की विशेषताओं के आधार पे, है ना, अवस्थाओं का निर्धारण किया जाता है। यानी किस प्रकार की बालक के अंदर विशेषता दिख रही है उसी के आधार पे हम क्या करते हैं, बालक की अवस्थाओं का निर्धारण करते हैं। आयु पे नहीं कर सकता, आयु में तो कुछ भी फर्क पड़ सकता है ना, किसी प्रकार की कोई घटना घटित हो सकती है। तो आप समझ गए कि आयु का निर्धारण है वो स्टेनले हॉल ने बताया कि अवस्थाओं के आधार पे न करके बालक की विशेषताओं के आधार पे, है ना, जो विकास की अवस्थाओं का निर्धारण किया जाता है। तो साथियों आज अपन पढ़ने वाले हैं शारीरिक शेषवावस्था के बारे में। तो शेषवावस्था के बारे में सबसे पहले जानेंगे कि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग कथन कहे, अपने अलग अलग मत कहे, उन विचारधाराओं को, उनकी सोच को जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो साथियों अपनी हेडिंग रहेगी शेषवावस्था में मनोवैज्ञानिकों के कथन, यानी यहां पे हेडिंग लगा लो मनोवैज्ञानिकों के कथन। मनोवैज्ञानिकों के कथन यानी मनोवैज्ञानिकों के कथन क्या है? सबसे पहले मैं साथियों बात करना चाहूंगा एक मनोवैज्ञानिक की जिसका नाम है साथियों वैलेंटाइन। क्या नाम है साथियों? वैलेंटाइन का कथन क्या है? सबसे पहले मैं वैलेंटाइन के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। वैलेंटाइन क्या कहते हैं इसके बारे में बात करते हैं। वैलेंटाइन ये कहते हैं कि शेषवावस्था वो सीखने का आदर्श काल है। क्या है? शेषवावस्था सीखने का आदर्श काल है। ये किसने कहा साथियों? वैलेंटाइन ने कहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट साथियों कथन है, ध्यान रखना इस बात का। और दूसरी में अगर बात करूं तो साथियों दूसरा नाम आता है हरलोक का। हरलोक क्या कहते हैं? शेषवावस्था को साथियों सबसे खतरनाक काल बताया इसने। शेषवावस्था बालक का सबसे खतरनाक एवं अपीलीय काल है। किसने कहा है साथियों? हरलोक ने कहा। इसके बारे में आपको समझाऊंगा साथियों कैसे क्या कहा है, इसका अर्थ परिभाषाओं के बारे में समझे, कथनों के बारे में। तीसरी परिभाषा साथियों देते हैं सिगमंड फ्राइड का। परिभाषा नहीं सॉरी कथन कहते हैं सिगमंड फ्राइड क्या कहते हैं? सिगमंड फ्राइड का क्या कथन है साथियों? सिगमंड फ्राइड कहते हैं कि
4 या 5 वर्ष में जितना विकास मानव का होना होता है ना, वो शिशुअवस्था में हो जाता है। यानी मानव का विकास, यानी किसी व्यक्ति का विकास या किसी मानव का विकास जितना होता है, जितना होता है वो 4 या 5 वर्ष में ही पूर्ण हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। ये किसका स्टेटमेंट है साथियों? सिगमंड फ्राइड का। एक और कथन की बात कर रहा हूं साथियों, इसके बाद एक आते हैं गुड एएनएफ। गुड एएनएफ है, गुड एएनएफ में एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं, वो कहते हैं साथियों कि मानव का मानसिक विकास या किसी व्यक्ति का मानसिक विकास, किसी मानव का मानसिक विकास, मानसिक विकास का, मानसिक विकास का, किसी मानव का मानसिक विकास का आधा 2 वर्ष में, प्रारंभ की 2 वर्षों में हो जाता है। आधा विकास प्रारंभ के 2 वर्षों में हो जाता है, 2 वर्षों में हो जाता है। ये किसने कहा है? ये साथियों गुडेनफ ने कहा है। समझ गए? इसके बाद में साथियों बात करना चाहूंगा अगले बार, अगला आता है 5 नंबर पे हम बात करेंगे साथियों स्ट्रेंथ की। किसकी बात करेंगे? स्ट्रेंथ की। स्ट्रेंथ क्या कहते हैं? स्ट्रेंथ कहते हैं कि प्रथम 2 वर्ष में, प्रथम 2 वर्ष में, प्रथम 2 वर्ष में व्यक्ति, बालक के नहीं, व्यक्ति लिखो यहां पे, व्यक्ति अपने भावी जीवन की आधारशिला रखता है, भावी जीवन की आधारशिला रखता है। समझ गए साथियों? प्रथम 2 वर्ष में व्यक्ति अपने भावी जीवन की आधारशिला रखता है। ये किसने कहा? स्ट्रेंग ने कहा। एक मनोवैज्ञानिक कौन है साथियों, जिसका नाम आप समझ गए, करो एंड करो। करो एंड करो का कथन, ये इंपॉर्टेंट है साथियों, 2016 में पूछा गया था। करो एंड करो कहते हैं कि 20वीं सदी बालकों का काल है, बालकों का काल है या बालकों की अवस्था है। एक और लिख लेते हैं साथियों, एक स्टेटमेंट और लिख लेते हैं, वो लिखेंगे साथियों अपन रूसो का। 6 नंबर, ये सॉरी 7 नंबर पे है, ये 6 नंबर है, ये 7 नंबर है ना। रूसो का, रूसो क्या कहते हैं, दिखाई तो दे रहा होगा शायद साथियों आपको। रूसो ये कहते हैं कि बालक के जन्म से, बालक में जन्म से, बालक में जन्म से शुद्धता पाई जाती है, पाई जाती है ना। समझ गए आप इस बात को? ये एक साथियों शिशुअवस्था के संदर्भ में मनोवैज्ञानिकों के कथन है साथियों, इंपॉर्टेंट मैंने आपको ये कथन लिखाए हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है, परीक्षा में पूछे भी गए हैं, 1-2 इसमें कथन है, तो इसकी परिचर्चा सबसे पहले कहते हैं। सबसे पहला कथन आता है वैलेंटाइन का। वैलेंटाइन क्या कहते हैं? वैलेंटाइन साथियों ये कहते हैं कि शिशुअवस्था सीखने का आदर्श काल है। सीखने का आदर्श काल किसने कहा? शिशुअवस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा? वैलेंटाइन ने कहा साथियों। देखो इस अवस्था में क्या होता है कि जितना बालक सीखता है ना, जितना मतलब बालक का सीखने का जो दृष्टि होती है, यानी इस अवस्था में मतलब शरीर और मस्तिष्क ग्रहणशीलता अधिक होती है साथियों, है ना। सीखने का मतलब एक तरीके से जिज्ञासा बालक की शिशु अवस्था में ज्यादा होती है। जितना वो बालक की बाल्य अवस्था में, किशोर अवस्था में सीखता है ना,
उतना वो इस अवस्था में दोनों अवस्थाओं का एक अवस्था में ही सीख जाता है। तो इसलिए कहा है कि सीखने की आदर्श काल है। इसमें बालक है वो बहुत ज़्यादा जल्दी सीखता है, बहुत ज़्यादा बालक की सीखने का यानी इसमें जो बालक का जो मानसिक विकास है ना वो बहुत तीव्र गति से होता है। तो इसलिए कहा है वैलेंटाइन ने कि शिशु अवस्था सीखने का आदर्श काल है। यानी तो ये बात आपको याद में रखनी है। ये कथन किसका है साथियों? ये है वैलेंटाइन का कथन है। इसके बाद हरलोक आते हैं, वो कहते हैं शिशु अवस्था बालकों का सबसे खतरनाक एवं अपीलीय काल है। सबसे खतरनाक एवं अपीलीय काल किसने कहा शिशु अवस्था को? तो साथियों हरलोक ने कहा। हरलोक कहते हैं कि बालकों का सबसे खतरनाक और अपीलीय काल है बालकों का शिशु अवस्था। हरलोक कहते हैं बालकों का सबसे खतरनाक काल कैसे है साथियों? तो खतरनाक काल इसलिए है कि शिशु अवस्था में साथियों क्या होता है कि बच्चे सबसे ज्यादा मरते हैं, है ना। मृत्यु सबसे ज्यादा कब होती है? शिशु अवस्था में होती है ना। यानी मृत्यु दर जो देखे ना तो हम वो क्या होती है? शिशु अवस्था में सबसे ज्यादा होती है। इसलिए बालकों की क्या है सबसे खतरनाक खतरनाक समय होता है, खतरनाक काल है। फिर साथियों अपीलीय काल इसलिए आप समझते हो कि बच्चों से क्या होता है कि बच्चों से जो वयस्क होते हैं, अभिभावक होते हैं या कवि होते हैं, है ना, जो विचारक होते हैं, लेखक होते हैं, वो बालक से ये अपील रखते हैं कि उनसे जो बहुत कुछ उसको मिलता है, अपील रखते हैं। इसलिए साथियों क्या होता है कि ये अपीलीय काल कहा गया है ना। इस बात को आप समझ गए कि बालकों को सबसे खतरनाक क्यों, अपीलीय काल क्यों कहा गया है। अब साथियों एक अगले मनोवैज्ञानिक आते हैं सिगमंड फ्राइड। वो ये कहते हैं कि किसी भी मानव का विकास जितना होता है ना उसका 4-5 वर्ष में ही पूर्ण हो जाता है। उतना जितना मतलब मान लो आदमी का शरीर का मतलब 100% अगर मानसिक विकास होना है ना, शारीरिक विकास मानसिक विकास होता है, उनका मतलब आप मान के चलो 90% है ना विकास बालक का वो साथियों शिशु अवस्था में होता है। बाकी 10% विकास है ना वो साथियों किशोरावस्था के अंत में जो 16 से 19 वर्ष 18 वर्ष के बीच की जो आयु होती है ना उसमें उसके जो 10% है जो उनका मानसिक विकास होता है, उनका शारीरिक विकास होता है। बाल्य अवस्था में साथियों विकास की गति है, जो विकास की जो अभिवृद्धि की गति है या विकास की गति है वो साथियों लगभग से क्या होती है समान हो जाती है, उनमें एक अस्थिरता पाई जाती है। शिशु अवस्था में बालक का विकास होता है, तीव्र गति से होता है, लेकिन फिर साथियों क्या होता है बालक का विकास बाल्य अवस्था में जो एक बार रुक जाता है, फिर जाकर के आगे किशोरावस्था के जो अंत में नहीं है जिसको उत्तर किशोरावस्था कहा जाता है, उत्तर किशोरावस्था में जाकर के बालक का विकास फिर तीव्र गति से होता है ना। बालक के अंदर नैतिक गुणों का विकास होना शुरू हो जाता है, बालक के अंदर मानसिक गुणों का विकास, बालक के अंदर शारीरिक गुण, सामाजिक गुणों, सभी गुणों का विकास है वो किशोर अवस्था के अंत तक यानी सब पूर्ण हो जाता है। बालक का विकास जितना होना होता है मस्तिष्क का विकास वो किशोर अवस्था के अंत तक यानी 19 वर्ष में बालक एकदम परिपक्वता में की स्थिति में आ जाता है। तो इसलिए आप समझ गए किसी मानव का जितना विकास होना होता है उसका उतना उसका मतलब आधा उनका लगभग है ना विकास वो 4-5 वर्ष में पूर्ण हो जाता है। ये किसने कहा? ये सिगमंड फ्राइड ने कहा। ये भी आप कथन है सिगमंड फ्राइड का, आप याद रखना। और साथियों इसके बाद आता है गुडियनफ का कथन। गुडियनफ क्या कहते हैं? किसी मानव का मानसिक विकास, इस मानसिक विकास की बात कर रहे हैं। ये कौन कर रहे हैं? गुडियनफ कर रहे हैं। गुडियनफ कहते हैं कि किसी मानव का मानसिक विकास का आधा आधा विकास प्रारंभ के 2 वर्षों में हो जाता है। यानी देखो जैसे मानसिक विकास साथियों बालक का है ना जैसे मस्तिष्क शिशु अवस्था में आपको पता है कि मस्तिष्क का विकास, मस्तिष्क का अगर मैं भार की बात करूं तो जन्म के समय बालक के अंदर मस्तिष्क 300 ग्राम का होता है। और साथियों शिशु अवस्था के अंत की अगर मैं बात करूं तो इसके जो मस्तिष्क का भार है ना साथियों वो 1250 ग्राम के आसपास हो जाता है। यानी मस्तिष्क का टोटल भार साथियों आपको पता है 1350 ग्राम से लेकर के 1400 ग्राम के बीच में होता है ना। लगभग ये बात कर रहा हूँ साथियों। यानी बात मान करके चलो कि शेष अवस्था में क्या है कि मस्तिष्क का जो विकास है ना वो 90% हो जाता है, बाकी 10% किस अवस्था में होता है? किशोर अवस्था के अंत में जो 16 से 18 वर्ष की जो आयु होती है ना यानी उत्तर किशोर अवस्था जिसे आप कहते हैं उस अवस्था में हो जाता है साथियों। तो साथियों आप समझ गए होंगे कि मानसिक विकास का आधा विकास मतलब प्रारंभ के जब 2 वर्ष होते हैं ना उसमें ही बालक का मानसिक विकास का आधा हो जाता है। यानी उसके अंदर आपको पता है 50% विकास है ना मानव का वो 2 वर्ष की आयु में हो जाता है। और साथियों 4 वर्ष या 5 वर्ष की जो आयु होती है ना उसमें बालक का 90% मानसिक विकास हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे साथियों कि किसी मानव का मानसिक विकास का आधा विकास का प्रारंभ की 2 वर्षों में हो जाता है। ये कथन किसका है? तो साथियों आप आराम से बता देना, ये जो कथन है या स्टेटमेंट है वो गुडेनफ का है।
इसके साथियों बाद में बात करता हूँ साथियों, स्ट्रेंज नामक एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं, जिसका कथन है कि प्रथम 2 वर्ष में व्यक्ति अपने भावी जीवन की आधारशिला रखता है। प्रथम के जो 2 वर्ष होते हैं ना, उसमें व्यक्ति अपने भावी जीवन की आधारशिला रखता है। आधारशिला का मतलब समझ गए कि जितना मतलब बालक है ना सीखना होता है, जितने बालक का विकास होने लगता है, जो बालक बनना होता है, जो बालक आगे जाकर के बनना, उसका निर्धारण साथियों उसके शिशुअवस्था में निर्धारण कर लिया जाता है। यानी आप समझ गए होंगे इस बात को कि कहते हैं ना, एक कहावत चलती है कि सपूत के पांव क्या देखने लग जाते हैं, पालने में देखने लग जाते हैं साथियों। यानी उसका मतलब भावी जीवन की आधारशिला, यानी बालक का मतलब अगर मान लो किसी बालक का मानसिक विकास में अगर उसमें मंद गति से हो रहा है, तो यानी मंद है, इसकी ग्रहणशीलता बहुत कम है ये मानसिक विकास की शेष अवस्था में, तो ये मान के चलो कि बालक का आगे भी होने की जो मानसिक विकास है वो बहुत कम संभावना बन जाती है, उसका मानसिक विकास पूर्ण रूप से नहीं होना। यानी बालक अगर प्रतिभाशाली होगा तो उसका जो शेष अवस्था में उसको ग्रहण करने की स्थिति, उसके बोलने का तरीका है ना, उसको शब्द पकड़ने की तरीका, ये जब से ना सबसे ज्यादा भाषाई विकास जिस परिवेश में रखोगे ना बालक, उसी परिवेश में बालक जल्दी से जल्दी जिस भाषा को सीख जाता है ना। तो ये आप समझ गए होंगे कि प्रथम के जो 2 वर्ष होते हैं उसमें व्यक्ति अपने भावी जीवन की आधारशिला रख लेता है। बालक को क्या बनना है, कैसा बनना है, ये उनका डिसाइड उसी अवस्था में हो जाता है, शेष अवस्था में। अब आप ये कहोगे कि गुरुजी सर आप ये बताओ भाई साहब कि फिर हमें निर्धारित क्यों नहीं किया हमारे घर। देखो हम बचपन में ना तो कई प्रकार की ऐसी क्रिएटिविटी करते हैं बच्चे, जिसके आधार पे हम कह सकते हैं कि भाई ये तो आगे जाकर के इसका दिमाग ऐसा है कि आरएएस की बन जाएगा, आईएएस बन जाएगा। लेकिन साथियों बीच में फिर कई अवस्थाएं आती हैं जिसमें उसका ध्यान भटक जाता है, तो वो अपने मार्ग से हटक जाए वो अलग बात है। अगर वो मार्ग पे से चलता है ना, अगर उसको अच्छा वातावरण, अच्छा एनवायरमेंट मिलता है, तो उसका रास्ता, उसका मंजिल है, उसका जीवन है वो अच्छा बनेगा। बिल्कुल वो एक आदर्श विचारधारा का निर्माण कर सकता है, बालक के अंदर होता रहेगा। लेकिन वो अपना मार्ग से विचलित हो जाता है ना, तो हो सकता है उसमें कई परिवर्तन देखने को मिले, है ना। तो लगभग सा जो बातें है ना वो उसी अवस्था में देखने को मिलती है। यानी प्रथम 2 वर्ष में व्यक्ति अपने भावी जीवन की आधारशिला रख लेता है। ये किसने कहा साथियों, ये स्ट्रेंग ने कहा, ये कथन है साथियों स्ट्रेंग का, समझ गए। इसके बाद साथियों क्रो एंड क्रो कहते हैं कि 20वीं सदी बालकों का काल है। यानी ये बात इंपॉर्टेंट है साथियों, इंपॉर्टेंट बात है साथियों, इसलिए ध्यान रखना। 20वीं सदी कौन सी है, 20वीं सदी बालकों का काल है। बालकों की अवस्था का काल किसने कहा, तो करो एंड करो ने कहा साथियों। 2016 के एग्जाम में ये बात पूछी गई थी साथियों, है ना। आप L1 में पूछी गई थी, L2 में पूछी गई थी साथियों मनोविज्ञान के अंतर्गत, आप इस बात को ध्यान से रखना। और इसके बाद एक मनोवैज्ञानिक हुए एक रूसो हुए हैं साथियों, जो भी एक दार्शनिक थे साथियों, और जिन्होंने भी मनोविज्ञान के संदर्भ में काफी योगदान दिया था साथियों, रूसो। रूसो साथियों क्या कहते हैं कि बालक में जन्म से शुद्धता पाई जाती है। रूसो कहते हैं कि बालक जब जन्म लेता है ना उसमें शुद्धता पाई जाती है। इसीलिए तो साथियों क्या होता है आपको बताऊं, शुद्धता का मतलब यहाँ पे होता है कि बालक जब जन्म लेता है ना उसमें शुद्धता होती है। हम क्या है कि छोटे बालक की पूजा भी करते हैं, क्योंकि हम उनको भगवान का स्वरूप मानते हैं, है ना। क्यों मानते हैं कि इसलिए मानते हैं कि उसमें शुद्धता पाई जाती है। बालक मन का सच्चा होता है, छोटा बालक साथियों क्या होता है, मन का सच्चा होता है। वो कभी भी किसी भी बात पर विश्वास मतलब नहीं करता है, वो झूठ नहीं बोलता है कभी, यानी शुद्धता पाई जाती है। हम उनकी पूजा करते हैं बाल अवस्था के अंदर, आपको पता है बाल अवस्था में बड़ों की पूजा नहीं करते ना, बड़ों की पूजा वो करते हैं। लेकिन एक बात बताऊं, जब भी कभी किसी भगवान का प्रतिमान अगर हमें बनाना है तो हम छोटे बालक को ही बनाते हैं, है ना, बड़ों को नहीं बनाते साथियों। छोटे बालक को इसलिए कहा है कि बालकों को जन्म से क्या होती है, बालकों में शुद्धता होती है, बालक शुद्ध होते हैं। तो ये जो साथियों थे स्टेटमेंट, कथन थे शिशुअवस्था के बारे में, ये था रूसो का कथन, बालक में जन्म से ही शुद्धता होती है। तो साथियों ये इंपॉर्टेंट बात थी, आपको ध्यान में रखनी थी। अब साथियों हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आगे की ओर हम ये पढ़ेंगे कि इस शिशु अवस्था के जो उपनाम है ना वो कौन। अभी हमने मनोवैज्ञानिकों के कथन पढ़े थे साथियों, जो बड़े इंपॉर्टेंट है। अब साथियों हम पढ़ेंगे इसके बाद में शिशु अवस्थाओं में उसके उपनाम कौन कौन से, उपनामों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो साथियों हेडिंग लगा लो, शिशु अवस्था के उपनाम, शिशु अवस्था के उपनाम, उपनाम कौन कौन से। तो शिशु अवस्था के उपनाम कौन कौन से, इस बात को लेकर के हमें बड़ी चर्चा करनी है, अच्छी तरीके से हम पढ़ेंगे इसको। तो साथियों सबसे पहले मैं उपनाम की बात कर रहा हूं, शिशु अवस्था का उपनाम। साथियों इस अवस्था को कहा जाता है, शिशु अवस्था को अतार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शिशु अवस्था को, यानी इस अवस्था को अतार्किक तार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है। चिंतन की अवस्था कहते हैं, अवस्था
कहते हैं। अब आप समझ गए हो कि इस अवस्था को अतार्किक चिंतन की अवस्था क्यों कहते हैं। मैं आपको अच्छी तरीके से बताऊं, पहले आपको इनकी उपनाम वो लिखा देता हूं। इसके साथियों बाद में बात करता हूं इस अवस्था को अतार्किक चिंतन की, और साथियों इसको जीवन की महत्वपूर्ण अवस्था भी कहते हैं। महत्वपूर्ण अवस्था भी कहते हैं, अवस्था भी कहते हैं, जीवन की महत्वपूर्ण अवस्था भी कहते हैं। अब साथियों मैं आगे की ओर बात करूं तो देखो एक और आती है, इसको खिलौनों की आयु कहा जाता है। खिलौनों की आयु, खिलौनों की आयु, आयु कहते हैं। इसका उपनाम है खिलौनों की आयु। किसे कहा जाता है? शेषवावस्था को कहा जाता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो साथियों अनुकरण करके सीखने की आयु, अनुकरण करके सीखने की आयु, सीखने की आयु कौन सी है? शेषवावस्था। इसके बाद में साथियों अगर और बात करूं तो इसको एक और नाम से भी जाना जाता है। इसको कहा जाता है साथियों भाषा, मतलब सीखने की करके सीखने की आयु, जीवन का हम बोलते हैं संस्कारों के निर्माण की अवस्था। क्या बोलते हैं? संस्कारों के निर्माण की अवस्था, संस्कारों के निर्माण की अवस्था। और इसको साथियों भावी जीवन की आधारशिला, भावी जीवन की आधारशिला, आधारशिला की अवस्था भी कहा जाता है, अवस्था भी कहा जाता है। इसके साथ साथियों और बात करूं आगे तो इसको साथियों एक नाम से और जाना जाता है, बक्की अवस्था भी कहा जाता है। कभी कभी इसको बक्की अवस्था, बक्की अवस्था, अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। एक साथियों और भी जाना जाता है इसको अजीबो गरीब अवस्था। शेष अवस्था अजीबो गरीब, अजीबो गरीबी, गरीबो अवस्था, अजीबो गरीब अवस्था। और साथियों इसको आपको पता है सीखने की आदर्श काल, सीखने का आदर्श काल, ये किसने कहा था? वेलेंटाइन ने, वेलेंटाइन ने। और साथियों एक और लिख लो आप यहां पे लिख लो साथियों खतरनाक काल या अपीलीय काल, खतरनाक काल, खतरनाक काल या अपीलीय काल, अपीली काल। ये इतना ही बहुत है पढ़ने के लिए, इतना याद रख पाओगे तो साथियों बहुत कुछ याद रह जाएगा। तो साथियों अब इसको एक एक करके हम समझते हैं, एक एक करके। सबसे पहले हम समझते हैं इस अवस्था को अतार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं। शेषवावस्था को साथियों अतार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं। देखो शेषवावस्था का प्रारंभ साथियों जन्म से माना जाता है। शेषवावस्था का प्रारंभ सुनने से नहीं होता है, और जन्म के समय बालक में किसी प्रकार का चिंतन नहीं होता है, किसी प्रकार का बालक चिंतन नहीं करता है ना, तर्क नहीं पाया जाता है बालक के अंदर। बालक के अंदर जन्म के समय मतलब कोई भी प्रकार का बालक तर्क नहीं दे सकता, यानी इस मुद्दा कह सकते हैं कि तर्क नहीं होगा तो इसका अंदर अतार्किक चिंतन बालक करता है ना। साथियों इस बात को आप अच्छी तरीके से समझ गए। चिंतन साथियों कई प्रकार का होता है, चिंतन वाला हम टॉपिक पढ़ेंगे। तार्किक चिंतन क्या होता है, अतार्किक चिंतन क्या होता है, मूर्त चिंतन क्या होता है, अमूर्त चिंतन क्या होता है, अभिसारी चिंतन क्या होता है, अपसारी चिंतन क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग दिए है ना। तो देखो साथियों तार्किक चिंतन होता है ना वो साथियों बाल्य अवस्था में होता है। अतार्किक चिंतन होता है वो किशोरावस्था सॉरी शिशुअवस्था में होता है, और एक जो मूर्त चिंतन होता है ना वो होता है साथियों किशोरा अवस्था में। तो शेष अवस्था को कौन सा चिंतन होता है? अतार्किक चिंतन होता है साथियों। अब अतार्किक चिंतन समझते हो बिना तर्क आधारित जो चिंतन होता है उसको अतार्किक चिंतन कहते हैं। जन्म के समय आपको पता है कि बालक तर्क करना नहीं जानता है, इसलिए कौन सा चिंतन करेगा? अतार्किक चिंतन। तो साथियों शेष अवस्था को कौन सा कहा है? शेष अवस्था को अतार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं। इस बात को आप समझ गए। इसके बाद साथियों अपन बात करते हैं जीवन का महत्वपूर्ण अवस्था भी कहते हैं। जीवन का महत्वपूर्ण अवस्था क्यों कहा गया है? जीवन की महत्वपूर्ण अवस्था क्यों कहा गया है साथियों? इसमें क्या होता है कि जीवन के जो लक्ष्यों का निर्धारण होता है साथियों, है ना। इसलिए साथियों जीवन के लक्ष्यों का निर्धारण किया जा सकता है इस अवस्था में, है ना, कि बालक के लक्ष्य क्या होते हैं उनको निर्धारण किया जा सकता है कि बालक को किस फील्ड में लेकर के जाना है, कैसा उसको एनवायरमेंट देना है, कैसा उनको माहौल देना है, वैसी स्थिति में रखेंगे वैसा बालक का
निर्माण होगा। यानी तो भावी जीवन के लक्ष्य है ना बालक के, वो निर्धारण किए जा सकते हैं। तो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अवस्था भी इसको कहा जाता है। अब साथियों खिलौनों की आयु, एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट साथियों, खिलौनों की आयु कौन सी है? तो खिलौनों की आयु साथियों कौन सी है? शिशुअवस्था। जबकि खेलने की आयु होती है बाल्य अवस्था होती है। खिलौनों की आयु होती है साथियों, इसमें बालक क्या होता है कि तरह तरह के खिलौनों से खेलना पसंद करता है ना। है ना, बालक लगभग 4 वर्ष की अवस्था होने के बाद साथियों क्या है कि 2.5 वर्ष का जब बालक होता है ना, तो कल्पनाओं के सारे खेलना शुरू कर देता है 2.5 वर्ष के बाद साथियों। यानी एक लकड़ी का घोड़ा होता है, परियों की कहानियों, परियों के साथ मतलब परियों के मतलब मान करके खेलने लगता है। लड़कियां होती है ना साथियों, बच्चियां होती हैं जो, है ना, बालिका होती हैं, वो साथियों क्या होती हैं, गुड़िया के साथ खेलना प्रारंभ कर देती हैं। और लड़के साथियों आपको पता है कि उसमें उसके गाड़ी चाहिए, है ना, छोटे छोटे मतलब जो प्लास्टिक के जो खिलौने आते हैं उनके साथ खेलना पसंद करता है। तो इसको साथियों क्या होता है कि इसको खिलौनों की आयु कहा जाता है, शिशुअवस्था को। ये बात आपको ध्यान रखना, खेलने की आयु है जो बाल्यावस्था को कहा जाता है, और खिलौनों की आयु शिशुअवस्था को कहा जाता है। इसके बाद साथियों मैं बात करता हूं अगली, तो अनुकरण करने करके सीखने की आयु कहा जाता है। अब साथियों ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, शेष अवस्था में बालक क्या करता है कि साथियों इस अवस्था में बालक है ना, मस्तिष्क की शक्ति या अभ्यास से बालक नहीं सीख पाता है। बालक क्या करता है कि इसमें अनुकरण करके सीखता है। अनुकरण करने का मतलब ये होता है, अनुकरण से मतलब कैसे सीखता है, देखो बालक कोई आप करोगे, जैसे बोल दिए कि बालक होता है अपने पास, छोटा बच्चा होता है 3-4 साल का, तो उसको मतलब 2-3 साल का बालक होता है ना, दो दो लगभग 2 साल का मान लीजिए, है ना, तो उस बालक को अपने पास रखते हो, उसको बोलते हैं कि ये हमारे दादाजी हैं, है ना, ये आपके भी दादाजी हैं, दादाजी बोलो इसको। तो बालक क्या करता है कि लगातार दादा दा 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 जी जी दादाजी दादाजी ऐसे करता रहता है, जब तक मतलब वो भूलता नहीं है ना, तो लगातार इसी शब्द को दोहराते रहता है, दादाजी दा 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 ऐसे शब्द करता रहता है। तो ये क्या अनुकरण करना होता है। तो इसके लिए साथियों कहा कि अनुकरण करके सीखने की आयु होती है साथियों, कौन सी? ये शेष अवस्था होती है। इस बात को भी आप समझ गए। फिर कहा है कि संस्कारों के निर्माण की अवस्था कहा गया है। संस्कारों के निर्माण की अवस्था भी कहा जाता है। मानो इसमें बालक के क्या होते हैं, संस्कारों का निर्माण होता है। हम क्या होते हैं, ये बालक को बताते हैं कि जब बालक 5 वर्ष का हो जाता है या 4 वर्ष की अवस्था के बाद में बालक को कहते हैं, ये बड़े हैं, ये छोटे हैं, बड़ों को नमस्ते करो, प्रणाम करो। तो ये क्या है कि ये संस्कारों का उसमें निर्माण किया जा रहा है, बालक को समझाया जा रहा है, बालक को बताया जा रहा है ना। तो इस बात से आप बालक है जो समझ जाते हैं, यानी बालक के अंदर क्या है, संस्कारों का निर्माण हो रहा है साथियों। तो ये बात भी आप अच्छी तरीके से समझ गए कि संस्कारों के निर्माण की अवस्था कहा जाता है। इसके बाद साथियों भावी जीवन की आधारशिला की अवस्था, भावी जीवन की आधारशिला की अवस्था क्यों कहा जाता है? इसको भावी जीवन की आधारशिला की अवस्था इसलिए कहा जाता है कि जितने बालक सीखने की दृष्टि से सबसे ये जो अवस्था होती है साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था होती है। इसमें बालक बहुत कुछ सीखता है, जितना वो किशोर अवस्था में, बाल्य अवस्था में नहीं सीख पाता है ना, उतना वो किशोर अवस्था में सीख जाता है। तो सीखने की दृष्टि से महत्वपूर्ण अवस्था, इससे साथियों ये जीवन की सबसे महत्वपूर्ण काल भी इसको कहा जाता है। यानी भावी जीवन की महत्वपूर्ण काल है, यानी भावी जीवन की आधारशिला ये होती है, भावी जीवन का महत्वपूर्ण काल भी कौन सी होती है? शेष अवस्था होती है। तो साथियों इस बात को भी आप समझ गए होंगे। फिर साथियों आती है बकी अवस्था। बकी अवस्था इसको क्या क्यों कहते हैं कि देखो बालक होता है ना, उसमें बकता रहता है, बेमतलब की बात, मतलब बेमतलब किसी शब्द को बोलता रहता है, रट लगाए रहता है एक शब्द को लगातार, उसको मतलब बोलता रहता है। ये इसी तरीके से मतलब बालक है, तो इसमें बकी अवस्था कहा गया है, यानी बालक लगातार बोलता रहता है, बकता रहता है। तो इस अवस्था को क्या कहा जाता है साथियों? बकी अवस्था भी कहा जाता है। इसके बाद साथियों अजीबोगरीब अवस्था, तो शेष अवस्था को साथियों अजीबोगरीब अवस्था कहते हैं। इसमें बालक साथियों क्या पता, आपको पता है कि बालक किस पे, दूसरों के सहारे पे रहता है। अजीबोगरीब अवस्था है, बालक को पता नहीं होता कि यहाँ से मैं गिर जाऊंगा, है ना, और यहाँ से मैं मतलब मुझे यहाँ पे नहीं चढ़ना चाहिए। या फिर क्या होता है कि इसमें बालक पर निर्भरता होती है, बालक में असहाय की अवस्था जिसको कहते हैं ना, इसमें बालक के अंदर क्या है कि असहाय की अवस्था, पर निर्भरता बालक में देखने को मिलती है। बालक को मतलब पहले बालक क्या करता है, इस अजीबोगरीब बालक को पास कोई अनुभव नहीं होता है ना। और एक मनोवैज्ञानिक साथियों हुए हैं जॉन लॉक, है ना, जिन्होंने तो ये कहा है कि एक शिशु जब जन्म लेता है ना, तो उसका मस्तिष्क एक कोरे कागज के समान होता है, उन पे वो अपने अनुभव लिखता है। ये कथन किसका है? तो जॉन लॉक का कथन है साथियों, है ना। अजीबोगरीब की अवस्था मतलब अनुभव नहीं होता है साथियों, अजीब गरीबी काम करता रहता है बालक उसमें। अब वो अगर उसको नहीं देखते ना साथियों,
तो सामने अगर मोमबत्ती जल रही है तो बालक क्या करेगा, उस पे जाकर के उसको छुएगा, है ना? क्योंकि उसको अनुभव नहीं है, उसको पता नहीं है कि उस अग्नि से अपन जल जाएंगे, है ना? अजीबोगरीबी उसके मस्तिष्क में जो आता है, जो देखता है ऐसा करता है, बड़ों को देख लेता है। जैसे अपन क्या होता है कि मोबाइल का अगर अपन चार्जर निकालते हैं तो बालक ने अगर देख लिया, अगर उसको डालते हुए देख लिया, तो छोटा बच्चा क्या करता है, उस चार्जर को क्या करता है, पकड़ता है, उसमें डाल देता है, जो प्लग होता है उसमें डालने की कोशिश करता है। लेकिन साथियों कभी कभी इससे क्या है कि ये बहुत घटित घटना, कोई भी घटना घट सकती है इस परिस्थिति में, है ना? तो ये अजीबोगरीब की अवस्था होती है, इस बात को भी आप समझ गए होंगे साथियों। फिर ये सीखने का आदर्श काल, यानी सीखने का आदर्श काल किसने कहा है, वैलेंटाइन ने कहा है साथियों। इसमें सब बालक बहुत कुछ सीख जाता है सीखने की दृष्टि से, बहुत, यानी इसमें क्या है कि शरीर और जो मन होता है ना, वो बालक मस्तिष्क होता है, वो बालक का सबसे अत्यधिक ग्रहणशील होता है साथियों, है ना? बहुत ज्यादा ग्रहण करने की क्षमता बालक में होती है। बालक सीखने का आदर्श काल का है साथियों, इसलिए। और साथियों एक खतरनाक काल और अपीलीय काल का है, ये मैंने आपको बताया था। खतरनाक काल और अपीलीय काल किसने कहा है साथियों, ये खतरनाक और अपीलीय काल है जो कहा है साथियों, क्रो नामक एक मनोवैज्ञानिक थे, उसने कहा था साथियों, है ना? सीखने का आदर्श काल किसने कहा था, वेलेंटाइन ने कहा था। तो साथियों ये आप जो आराम से समझ गए होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें थी, जो कि ये इसके उपनाम थे साथियों। अब साथियों उपनाम तो हमने पढ़ लिए, और शिक्षा जो शिष्टावस्था थी ना, शिष्टावस्था के संदर्भ में हमने जाना, उसकी कथन जान लिए, इसके उपनाम जान लिए। अब साथियों इनकी विशेषताओं की तरफ मैं आपको लेकर के जा रहा हूँ कि भाई शिष्टावस्था की विशेषताएं कौन कौन सी, उस विशेषताओं को भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही जरूरी होता है साथियों। तो विशेषताओं की तरफ मैं लेकर के जा रहा हूँ। शिष्टावस्था की विशेषता, शिष्टावस्था की विशेषताएं, विशेषताएं बात कर रहा हूँ साथियों, शिष्टावस्था की विशेषताएं। तो सबसे पहले मैं विशेषताओं की चर्चा करूंगा साथियों। तो शिष्टावस्था में सबसे पहले जो विशेषता की चर्चा करने जा रहा हूँ साथियों, उस विशेषता के बारे में लिख रहा हूँ साथियों। पहली बात लिखूंगा, शिष्टावस्था की विशेषता है, शिष्टावस्था भावी जीवन को प्रभावित करती है। शिष्टावस्था भावी जीवन को प्रभावित करती है, प्रभावित करती है। समझ गए? दूसरी बात साथियों इसमें यह देखने को मिलती है, शिष्टावस्था भावी जीवन को प्रभावित करती है। अब कैसे करती है वो मैं आपको साथियों बताऊंगा कि किस प्रकार भावी जीवन को प्रभावित करती है। जीवन का, शिष्टावस्था की विशेषता है, ये जीवन की महत्वपूर्ण अवस्था है, महत्वपूर्ण अवस्था है, यह जीवन का महत्वपूर्ण काल है, जीवन का महत्वपूर्ण काल है। समझ गए साथियों, महत्वपूर्ण काल है। अब साथियों मैं आगे की ओर बात करूं तो इसको कहा जाता है जीवन का महत्वपूर्ण काल। इसको साथियों में साथ साथ में आपको समझाने चलता हूं। देखो शिष्टावस्था को, जीवन को, शिष्टावस्था भावी जीवन को क्या करती है, प्रभावित करती है, भावी जीवन को प्रभावित करती है। यानी विशेषता है शिष्टावस्था की, ये भावी जीवन है ना उसको प्रभावित करती है। देखो प्रभावित कैसे करती है साथियों, मैं आपको बताता हूँ कि इस अवस्था में हमारा शरीर और मस्तिष्क साथियों अत्यधिक ग्रहणशील होता है ना? हमारे शरीर, हमारा जो मस्तिष्क होता है ना, हमारा शरीर होता है, हमने क्या किया, है ना, क्या खोया, क्या पाया, है ना, ये सब क्या होता है कि ये 600 अवस्था में हो जाता है। मान लो किसी बालक का, मान लो मानसिक अगर विकास है, वो ग्रहण कर, मानसिक अगर ग्रहण करने की जो मानसिक क्षमता उसकी ग्रहण करने की भी बहुत कम है, तो साथियों भविष्य में भी मानसिक क्षमता है, वो ग्रहण करने की क्षमता भी बहुत कम रहेगी। हो सकता है कभी कभी बढ़ जाए, वो एक अपवाद स्वरूप होती है, लेकिन पता लग जाता है कि इस अवस्था में, यानी मानसिक विकास है जो बालक का इस अवस्था में जितना हो जाता है ना, वो उतना ही मतलब है जो जीवन भर उसके पास रहता है। जिस विकास, जिस शारीरिक विकास जितना हो पाता है, जैसा शारीरिक विकास उतना हो पाता है ना, उतना ही वो आगे उसमें ही क्या होगी, थोड़ा सा उसमें अभिवृद्धि होगी। और बाकी उसमें अगर अभिवृद्धि सही नहीं हो रहा है, उसमें कोई प्रकार का विकार या अभिवृद्धि और विकास प्रभावित हो गए हैं साथियों, तो वो साथियों जीवन भर प्रभावित रहेंगे, है ना? तो ये बात आप समझ गए होंगे कि ये शेष अवस्था भावी जीवन को क्या करती है, प्रभावित करती है। ये इनकी एक विशेषता है साथियों। इसके बाद बात करते हैं कि जीवन का महत्वपूर्ण अवस्था है ना, और जीवन का महत्वपूर्ण काल। ये आपको अच्छे तरीके से पता है कि किस प्रकार जीवन का महत्वपूर्ण काल है ना। इस अवस्था में साथियों जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है कि बालक जितना सीख पाता है ना, सीखने की दृष्टि भी महत्वपूर्ण काल है, सबकी दृष्टि से ये महत्वपूर्ण काल है। तो इस बात को भी आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे साथियों। इसके बाद में बात करता हूँ, देखो जो शेषवा शब्द है ना साथियों, शेषव शब्द है, शेषव शब्द है ना साथियों, शेषव,
ये शब्द है ना साथियों अंग्रेजी के दो शब्दों से बना है ना। सेसो शब्द है वो दो शब्दों से बना है साथियों, अंग्रेजी के नहीं साथियों, लैटिन भाषा के दो शब्दों से बना है ना। एक तो साथियों बना इन, और एक साथियों शब्द है फेरी, इन और फेरी, FARI साथियों, इन और फेरी, इन फेरी, और इसको अगर जोड़े ना साथियों तो बनता इनफेंट, इनफेंट शब्द बनता है अंग्रेजी का, और जिसका अर्थ साथियों होता है शिशु। क्या अर्थ होता है? शिशु। इनफेंट का अर्थ होता है शिशु। और साथियों ये दोनों लैटिन भाषा के शब्द हैं। किस भाषा के शब्द हैं दोनों? लैटिन भाषा के शब्द हैं। लैटिन भाषा, ध्यान में रखना, किस भाषा के शब्द हैं? लैटिन भाषा के शब्द हैं। लैटिन भाषा बोल सकते हो साथियों, इसको आप रोमन भाषा भी बोल सकते हो साथियों। लैटिन भाषा, रोमन भाषा एक ही होती है, यूनानी भाषा और ग्रीक भाषा एक होती है। ये बात आप ध्यान में रखना, लैटिन या रोमन भाषा क्या होती है? एक ही होती है ना। अब देखो इन और फेरी, इन शब्द का जो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ साथियों होता है अयोग्य। लैटिन भाषा में इन का अर्थ क्या होता है? अयोग्य। और फेरी का जो शब्द का जो अर्थ होता है ना लैटिन भाषा में, वो साथियों होता है बोलना। क्या होता है? बोलना शब्द होता है, बोलना होता है साथियों। इसके बाद जो इन्फेंट है ना, इन्फेंट, इसका अर्थ होता है साथियों, शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शिशु होता है। देखो इन अयोग्य बोलना, तो साथियों इस अवस्था को क्या कहा जाता है ना? इस अवस्था को साथियों कहा जाता है कि शेषवा अवस्था को, शेषवा अवस्था को बोलने की, बोलने की अयोग्य अवस्था कहा जाता है। अयोग्य अवस्था कहा जाता है, अवस्था कहा जाता है। बोलने की अयोग्य अवस्था कहा जाता है, यानी बोलने की अयोग्य, अयोग्य बोलने की अवस्था होती है साथियों। बालक, आपको पता है कि इस अवस्था में, शेष अवस्था में जन्म के समय बालक नहीं बोल पाता है, लेकिन आपको पता है कि बालक जब 11 माह का हो जाता है या 1 साल का जब हो जाता है ना, लगभग 11 माह का बालक होता है जो सार्थक शब्द बोलना शुरू करता है। और साथियों बालक जब 2 वर्ष का हो जाता है ना, तो उसमें बोलने के अंदर मतलब बोलना मतलब धारा प्रवाह के साथ बालक है जो 2 वर्ष का है वो बोलना शुरू कर देता है ना। तो साथियों आपको बताया कि 1 या 11 माह लगभग या 1 वर्ष के अंदर बालक सार्थक शब्द बोलना शुरू करता है। तो बोल नहीं पाता है, फिर साथियों बोलता है तो उसको पता नहीं होता कि ये छोटे को क्या बोलना है, बड़े को क्या बोलना है। जब हम उसे बताते हैं तभी बालक सीखता है। यानी बोलने की अयोग्य अवस्था होती है, अयोग्य बोलने की अवस्था होती है साथियों। कौन सी अवस्था होती है? शेषवावस्था होती है। क्योंकि इस अवस्था में बालक का क्या होता है कि सही तरीके से उनका विकास नहीं हो पाता है। शेष अवस्था में विकास तीव्र गति से होता है, लेकिन धीरे धीरे हो रहा है साथियों। वो विकास हो रहा है तो जैसे जैसे बोलने सीखेगा तो समय तो लगता है ना साथियों, तो अयोग्य बोलना सीखता है। अगर हम उस पर ध्यान दे देते हैं बालक पे कि भाई, तो उसके संस्कारों का अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। बालक पे जिस प्रकार जितना ज्यादा ध्यान दिया जाए साथियों उतना ज्यादा अच्छा ध्यान है वो शिशुअवस्था का। अगर हम बालक का अच्छी ध्यान रखे से ध्यान रखते हैं, उसको बोलना सिखाते हैं, तो बालक अच्छा बोल सकता है। बालक को बोलने की, बोलना उसको अच्छा आता है, बालक का मिलना स्वभाव है वो भी अच्छा रहेगा, है ना। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, तो इस बात को भी आप समझ गए होंगे। अब साथियों में अगली जो विशेषता है वो भी बताने जा रहा हूँ। अगली विशेषता ये है कि सीखने के मतलब ये सीखने का महत्वपूर्ण काल है। सीखने का, सीखने का महत्वपूर्ण काल, सीखने की दृष्टि से महत्वपूर्ण अवस्था है। सीखने की दृष्टि से, सीखने की दृष्टि से महत्वपूर्ण अवस्था है। सीखने की दृष्टि से महत्वपूर्ण अवस्था है। ये आपके पता है कि सीखने की दृष्टि से महत्वपूर्ण अवस्था इसलिए भावी जीवन का निर्माण करता है। भावी जीवन का निर्माण होता है, भावी जीवन के निर्माण में निर्माण करती है। सीखने की मतलब जितना बालक बाल्य अवस्था में सीखता है साथियों, जितना किशोरावस्था में सीखता है उसका मतलब उसका दुगुना साथियों क्या करता है वो शिशुअवस्था में सीख जाता है। यानी सीखने की दृष्टि से महत्वपूर्ण काल है साथियों। और इस अवस्था में एक और विशेषता देखने को, इंपॉर्टेंट विशेषता में साथियों आपको बता दूं, बहुत ही महत्वपूर्ण साथियों, IMPT यानी इंपॉर्टेंट जो विशेषता ये साथियों, ये इसमें सीख जिज्ञासा की प्रवृत्ति ज्यादा पाई जाती है। जिज्ञासा, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, आज आप समझ गए अपने की सीखने की जिज्ञासा, सीखने की जिज्ञासा बालक में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। सीखने की जिज्ञासा, जिज्ञासा ऐसे नाम लिखा जाता है हिंदी में, थोड़ा साहित्य अपना हाथ देखना टाइट ही है वैसे। जिज्ञासा प्रवृत्ति, सीखने की जिज्ञासा,
देखो, सीखने की जिज्ञासा, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, सीखने की प्रवृत्ति या जिज्ञासा की प्रवृत्ति, इसमें देखो, मान लो कोई बालक है, इस अवस्था में साथियों को बालक, एक बालक होता है ना, वो हर बात को लेकर के जिज्ञासा रहता है, हर बार प्रश्न पूछता रहता है। मान लो आप एक बालक को लेकर के बाजार चले जाइए, अब बालक को जैसे ही आप बाजार ले जाओगे तो बालक को जो दिखेगा ना, वो ऐसे प्रश्न करेगा कि ये क्या है, ये क्या है, इसका नाम क्या है, ऐसा क्यों है, ये यहाँ पे क्यों रखा गया है ना, ये यहाँ पे क्यों आया है, ऐसे बहुत सारे अनगणित प्रश्न करता रहता है बालक, जिसके साथ जाता है साथियों, बहुत बार बहुत पैसे प्रश्न करता रहता है ना। तो आपको पता है, जिज्ञासा, जानने की चाहत, कई बार तो बालक ये तो कहता है कि ये चांद क्या है ना, ये रात को ही क्यों आता है ना, बालक ऐसे प्रश्न करता है, यानी उसको जिज्ञासा मतलब जानने की बहुत ज्यादा इच्छुकता होती है बालक के अंदर, है ना। इसलिए कहा है कि शिशु अवस्था क्या होती है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, बालक में सीखने की प्रवृत्ति होती है, वो सबसे ज्यादा होती है। बालक हर बार प्रश्न करता रहता है, परिवार के जिस सदस्य के पास रहता है उनसे हर बात पर, हर बार बात बात पे वो प्रश्न करता रहता है, ऐसा क्यों है, वो कैसा है, वो ऐसा है क्यों है, मतलब इतने प्रश्न करता है। इसलिए साथियों कि कुछ लोग होते हैं ना, बच्चों को लेकर के बहुत ज्यादा प्रश्न रहते हैं, क्योंकि उससे प्रश्न, बच्चे क्या करते हैं, लगातार बात करते रहते हैं व्यक्तियों से, तो बच्चे मतलब मन के सच्चे, है ना, बात बात पे वो उसे हंसाते रहते हैं, तो एक तरीके से बच्चे है ना, बहुत बड़े मनोरंजन के भी बहुत बड़े मतलब एक हिस्सा होता है, आप समझ गए होंगे साथियों। तो जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है साथियों, ये इसकी एक विशेषता है साथियों। एक विशेषता होती है कि शेष अवस्था साथियों असहाय या पर निर्भरता की भावना इसमें, पर निर्भरता इसमें पाई जाती है। शेष अवस्था में लिख लो, शेष अवस्था में असहाय या पर निर्भरता, निर्भरता पाई जाती है। शेष अवस्था में क्या है, असहाय या पर निर्भरता पाई जाती है। असहाय यानी, इसलिए साथियों इसको क्या कहा जाता है, असहाय या पर निर्भरता की अवस्था कहा जाता है। साथियों आपको पता है कि बालक जब जन्म लेता है ना, है ना, बालक जब शेष अवस्था में क्या करता है कि बालक स्वयं अपना काम नहीं कर पाता है, उसको खाना खिलाना होता है, उसको जो भी कुछ पानी पिलाना होता है तो उसके माता पिता, उसके अभिभावक करवाते हैं। तो बालक क्या करता है कि दूसरे पर निर्भर रहता है, यानी पर निर्भरता पाई जाती है, यानी बालक है जो माता पिता पे ज्यादा निर्भर रहता है इस अवस्था के अंदर, स्वयं नहीं करता। इसलिए साथियों इसको क्या कहा गया है, असहाय या पर निर्भरता की इसमें पाई जाती है। शेष अवस्था के अंदर सबसे ज्यादा असहाय या पर निर्भरता की पाई जाती है, तो इसको साथियों असहाय या पर निर्भरता की अवस्था भी कहते हैं, इसका उपनाम है साथियों, ये भी ध्यान रखना आप। और इसके साथियों बाद में अगर मैं बात करूं तो एक बात और ध्यान रखना, शेष अवस्था वो उसमें आत्म प्रेम की भावना पाई जाती है। शेष इसमें आत्म प्रेम की भावना, इसमें आत्म प्रेम की भावना, आत्म प्रेम की भावना, भावना पाई जाती है, पाई जाती है। अब साथियों एक बात बताओ, आत्म प्रेम की भावना कैसे पाई जाती है। आत्म प्रेम का मतलब साथियों क्या होता है कि स्वयं में अपने आप को, अपने आप में, स्वयं में अपने आप में किसी बड़े के समान देखना, देखना किसी बड़े को देखना, मतलब जैसे बालक क्या करता है, कैसे देखता है अपने आप में किसी बड़ों को, बालक क्या होता है कि अपने आप में बड़ों को, अपने आप को खुद को बड़ा समझने लग जाता है कभी कभी। कैसे समझे, बालक कोई खिलौना खेल रहा है मान लो, और अगर हम उससे खिलौना छीन लेते हैं साथियों, और खिलौना छीनने पे बालक क्या करता है कि आसपास उसके जो भी चीजें रखी होती है उसको तोड़ने लग जाता है, फोड़ने लग जाता है, कहता है बस मैं ही हूँ सबसे बड़ा। या घर में कोई मतलब छोटा मोटा कोई सामान लाते हैं तो उसका लेकर के मतलब जकड़ देता है, कहता है ये मेरा है, मैं इसे किसी को नहीं दूंगा, है ना। यानी उसमें आत्म प्रेम आ जाता है, यानी वो स्वयं में बड़ों को खोजने लग जाता है ना। तो समझ गए कि आत्म प्रेम की भावना शिशु अवस्था में पाई जाती है, कैसे पाई जाती है ये भी आप समझ गए साथियों। तो आत्म प्रेम की भावना है वो शिशु अवस्था में देखने को मिलती है। एक बात तो ये ध्यान रखना, एक बात और इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना साथियों, वो कौन सी बात इंपॉर्टेंट, वो है कि शिशु अवस्था में, यानी इस अवस्था में बालक, इस अवस्था में, इस अवस्था में बालक का व्यवहार, बालक का व्यवहार, बालक का व्यवहार साथियों, बालक का व्यवहार, बालक का व्यवहार, बालक का व्यवहार साथियों मूल प्रवृत्तियों पर निर्भर करता है, मूल प्रवृत्तियों पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। अब आप बताओ भाई साहब ये कैसे बताया कि भाई बालक का व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर कैसे निर्भर करता है। मूल प्रवृत्ति आप समझ गए साथियों क्या होता है, मूल प्रवृत्तियां मतलब मूल समझो, देखो यहाँ पे मूल का मतलब है जन्म से लेकर के,
जन्म मतलब प्रवृत्तियां समझ गए, मतलब वृत्ति समझ से वृत्ति का अर्थ होता है साथियों दृष्टिकोण या नजरिया। और प्रवृत्ति मतलब देखो इसमें प्रवृत्ति, देखो मूल प्रवृत्तियों की नाम आ गया। मैंने आपकी इसकी परिभाषा आपको पहले भी बताई थी। जो जन्मजात जो बालक के अंदर, मतलब जन्मजात जो बालक के अंदर दृष्टिकोण पाया जाता है या प्रवृत्ति पाई जाती है ना, जो जन्मजात बालक के अंदर होता है ना, जो गुण बालक के अंदर जन्मजात होता है उसको साथियों हम मूल प्रवृत्तियां कहते हैं। जैसे रोना, है ना, ये बालक के अंदर रोना होता है, हंसना होता है, ये साथियों क्या होता है, बालक की मूल प्रवृत्तियां होती हैं, है ना। बालक के अंदर जन्म से लेकर के बालक बालक पैदा होता है, इसको बालक कभी सीखता नहीं। क्या रोना बालक सीखता है कभी? और हंसना भी बालक कभी सीखता नहीं। उसको ऑलरेडी कोई शिक्षा, कोई ऐसी शिक्षा नहीं दी जाती है कि बालक को, जैसे हाथ लगने पे, मतलब गर्म वस्तु को हाथ लगाने पर अचानक पीछे की ओर खींच लेना, है ना, ये क्या है, मूल प्रवृत्ति है साथियों। अब इस चीज को सिखाया नहीं जाता है कि तुम ऐसे हाथ लगाओगे तुम धीरे धीरे वापस खींचना, है ना, ऐसा नहीं है। बालक के अंदर क्या, ये मूल प्रवृत्ति होती है साथियों, यानी गर्म वस्तु को हाथ लगाने पर तुरंत पीछे की ओर खींच लेना, रोना, हंसना, ये सभी की सभी क्या होती हैं, मूल प्रवृत्तियां होती हैं जो कि जन्मजात होती हैं साथियों, है ना। ये से कहते हैं। एक साथियों व्यवहार तो आपको पता है, मैंने बहुत अच्छी तरीके से पिछली वाली क्लासों में बताया था कि वो मतलब वो ऐसी मस्तिष्क की ऐसी आंतरिक क्रियाएं होती हैं जो बाह्य रूप में प्रकट होती हैं, जो हमें बाह्य रूप में दिखाई देती हैं। वो क्रियाएं जो हमें बाह्य रूप में दिखाई देती है ना, उसे हम क्या कहते हैं, व्यवहार रहते हैं। जैसे बालक रो रहा है, दौड़ रहा है, खेल रहा है, हंस रहा है, अगर वो हमें बाह्य रूप में दिखाई दे रहा है ना, तो वो क्या है, उसका व्यवहार होता है ना। तो अब यहाँ पे मैंने क्या बताया, व्यवहार किस पे निर्भर करता है, मूल प्रवृत्तियों पे निर्भर करता है। जैसे कैसे निर्भर करता है साथियों, जैसे मान लो कोई बालक है, बालक के अंदर मान लो रोना एक प्रकार की रोना बालक का क्या एक व्यवहार है ना। रोना बालक का क्या, किसी वस्तु को बालक खेल रहा है ना, अब उससे छीन लेते हैं तो बालक रोने लग जाता है। अब रोना क्या है, बालक का मतलब एक यहाँ पे रोना बालक का व्यवहार है। रोना यहाँ पे बालक की संवेग है, बालक के अंदर रोना यहाँ पे बालक के अंदर मूल प्रवृत्ति है। साथियों ध्यान में देखो, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, रोना क्या है, रोना संवेग भी है साथियों, और रोना भावना भी है, और साथियों रोना क्या है, बालक का व्यवहार भी है, मूल प्रवृत्ति भी बालक के अंदर, मूल प्रवृत्ति भी है, प्रवृत्ति भी है ना। आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा। रोना संवेग है, भावना है, मूल प्रवृत्ति है। हम बालक से कोई भी वस्तु अगर छीनते हैं या कोई खिलौना छीनते हैं तो बालक अपने आप रोना लगता है। क्या उसको सिखाया जाता है कभी कि भाई तुम रोना है, तुम्हें कोई वस्तु छीने, है ना, तो नहीं सिखाते ना। तो बालक के अंदर क्या होती है, मूल प्रवृत्ति होती है रोना, है ना। संवेग आपको पता है क्या होता है, संवेग साथियों जो चेहरा जो ये संवेग होता है ना साथियों, ये इमोशन होते हैं। इमोशन समझते हो आप, है ना, उत्तेजना की स्थिति होती है, उत्तेजना की स्थिति होती है साथियों, है ना, समझ गए, उत्तेजना। बालक के अंदर उत्तेजना, मतलब उत्तेजना की स्थिति को क्या कहते हैं, संवेग। शरीर को उत्तेजना की स्थिति में ला सकता है, शरीर को गतिशील कर देता है, वो क्या होता है साथियों, संवेग होते हैं। जैसे साथियों क्रोध का आना, है ना, रोना, है ना, और मतलब प्रेम, ये सभी के सभी साथियों ये प्रेम है, जो रोना है, क्रोध का आना, भय है, ये सभी के सभी साथियों क्या है, संवेग होते हैं साथियों, है ना। ये व्यक्ति के अंदर क्या होते हैं, इसकी उत्पत्ति होती है, इसका मतलब इसके अंदर आने के बाद साथियों क्या होता है कि शरीर गतिशील हो जाता है, शरीर में उत्तेजना आ जाती है ना। क्रोध संवेग बालक के अंदर मान लो उत्पन्न हो गया किसी व्यक्ति के अंदर, तो वो अपने आप में मतलब बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है साथियों। उसमें शरीर के अंदर क्या आ जाती है, उत्तेजना हो जाती है, शरीर उत्तेजित हो जाता है, शरीर वेगशील हो जाता है साथियों। और आपको होता है भावना क्या होती है, तो भावना होती है चेहरे का इंप्रेशन। वैसे बात करें तो क्या होती है, चेहरे का इंप्रेशन होता है। चेहरे का जो इंप्रेशन समझ गए साथियों क्या होता है, जैसे मतलब भावना वैसे शरीर की आंतरिक विचारधारा होती है ना, उनको हम बाहरी रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। मतलब किसी के प्रति देखो हम कहते हैं कि आप मेरी भावनाओं को नहीं समझ पा रहे हैं, आप मेरी भावनाओं, आप कोई व्यक्ति मतलब दुखी होकर के बैठा है, हम उसको मजाक की बातें कर रहे हैं, है ना, उसके साथ मतलब हंसी मजाक करना चाहते हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं मान है, तो वो क्या कहता है, आप मेरी भावनाओं को नहीं समझ पा रहे, मुझे बहुत बड़ी टेंशन है ना, इस प्रकार। तो भावना क्या होती है, चेहरे का इंप्रेशन होता है साथियों, चेहरा है ना एकदम उदास उदास होने लग जाता है। तो साथियों भावना समझ गए आप क्या होता है। तो आपको पता है कि रोना संवेग, भावना और मूल प्रवृत्ति। तो बालक का जो बालक क्या करता है, बालक के अंदर संवेग, भावना, मूल प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी ये सभी के सभी क्या होते हैं, मूल प्रवृत्तियां। तो बालक व्यवहार है ना, वो बालक की मूल प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। कैसे मूल प्रवृत्ति, बालक जैसा व्यवहार, बालक से हम खिलौना छीना तो इसका हम बालक क्या करेगा,
रोने लग जाएगी, तो ये क्या है, मूल प्रवृत्ति है। लेकिन जो रोता हुआ दिखाई दे रहा है, ये बालक का क्या है, व्यवहार हो रहा है साथियों, है ना। तो ये बात आप अच्छी तरीके से समझ गए। शेष अवस्था में बालक का व्यवहार किस पर निर्भर करता है, मूल प्रवृत्तियों पर निर्भर करता है। अब साथियों आगे की और कुछ विशेषताएं उनकी चर्चा करता हूँ। नीचे साथियों जो बोर्ड है अपना, उस पर आपको दिखाई नहीं देगा, तो आगे की ओर मैं थोड़ा सा वो लिख देता हूँ इसके बारे में। अगली विशेषता साथियों में बात करना चाहूंगा। और साथियों आपको एक बात और बता देता हूँ, बालक के अंदर जन्म के समय कौन सा संवेग पाया जाता है। तो जन्म के समय बालक में, जन्म के समय संवेग, जन्म के समय बालक में साथियों उत्तेजना नामक संवेग पाया जाता है। उत्तेजना, उत्तेजना नामक संवेग है जो बालक में पाया जाता है जन्म के समय। और जन्म के साथियों 2 वर्ष बाद में है ना, बालक के अंदर सभी संवेगों का विकास होने लग जाता है। सभी संवेगों का, लगभग संवेगों का क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। जैसे भय है, क्रोध है, रोना है, हंसना है, जितने भी संवेग होते हैं ना, जो कामुकता है साथियों, है ना, वात्सल्य है, स्नेह है, प्रेम, ये जितने भी संवेग मैं आपको बताऊंगा, संवेग का संवेगात्मक विकास पढ़ेगा ना उसमें, जो अपन पढ़ेंगे ना, जो विलियम मैकडूगल द्वारा साथियों 14 प्रकार के संवेग और मूल प्रवृत्तियां बताएगी, उसके बारे में बताऊंगा, तो आपको अच्छी तरीके से बता दूंगा संवेग क्या होते हैं, संवेगों के बारे में। तो 2 वर्ष, यानी 2 वर्ष में सभी संवेगों का मतलब बालक के अंदर विकसित हो जाते हैं। और जन्म के समय अगर पूछे तो बालक में उत्तेजना नामक संवेग पाया जाता है। ये बात आप समझ गए होंगे। अब साथियों एक बात और ध्यान रखना, अगली विशेषता की बात करने जा रहा हूं साथियों। बालक के अंदर क्या होता है कि ऐसा एक विशेषता है कि शेषवावस्था में, शेषवावस्था में, शेषवावस्था में असामाजिकता, असामाजिकता, शेषवावस्था में सामाजिकता एवं नैतिकता का अभाव होता है। नैतिकता का अभाव पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। शेष अवस्था में क्या होता है, सामाजिकता एवं नैतिकता का अभाव पाया जाता है। सामाजिकता का, यानी बालक शेष अवस्था में क्या होता है कि बालक नहीं तो सामाजिक कार्यों में भाग लेता है, नहीं नैतिक कार्यों में बालक भाग लेता है, नहीं बालक असामाजिक कार्यों में भाग लेता है, नहीं बालक अनैतिक कार्यों में भाग लेता है। तो बालक में क्या होता है कि शेष अवस्था में क्या होता है साथियों, सामाजिक और नैतिक कार्यों का क्या होता है, अभाव पाया जाता है। ये बात भी आप ध्यान में रखना। और एक साथियों इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। एक बात है कि शेष अवस्था में बालक है ना, बालक के अंदर शेषवा अवस्था में, शेष अवस्था में बालक में, यानी बालक में, लड़के लिख लो यहां पे, लड़कियों में, लड़कियों की बात करते हैं सबसे पहले। शेषवा अवस्था में लड़कियों में पितृ विरोधी ग्रंथि, पित्त विरोधी ग्रंथि एवं लड़कों में, लड़कों में सॉरी यहां पे आप लिखो लड़कों, लड़कों में साथियों पितृ विरोधी होती है, लड़कों में पितृ विरोधी ग्रंथि, और लड़कियों में, लड़कियों में मातृ विरोधी, विरोधी ग्रंथि का विकास हो जाता है, विकास हो जाता है। ये इनकी विशेषता साथियों। देखो शेष अवस्था में लड़कों में कौन सी, पितृ विरोधी, और लड़कियों में कौन सी साथियों, मातृ विरोधी ग्रंथि। यानी लड़का होता है ना, वो लड़का सबसे ज्यादा है ना शेष अवस्था में साथियों अपने माता से सबसे ज्यादा प्यार करता है ना, और पिता से सबसे ज्यादा प्यार नहीं करता है ना। पिता का मतलब प्यार नहीं करता है, पिता के पास इतना नहीं रहना पसंद नहीं करता है, लेकिन माता के पास लड़का है ना शेष अवस्था में सबसे ज्यादा रहता है। इसलिए ना साथियों आपको पता है कि माँ को बेटा सबसे प्यारा होता है साथियों, है ना। इस बात को आप समझते हैं क्यों होता है, क्योंकि शेष अवस्था में साथियों क्या होता है कि लड़का होता है ना, लड़के के अंदर पितृ विरोधी ग्रंथि का निर्माण हो जाता है, वो पिता का विरोध शुरू कर देता है जन्म लेते ही, और माता के पास साथियों सबसे ज्यादा रहना पसंद करता है ना। और साथियों इसके बाद लड़कियों की अगर बात करें तो लड़कियों में मातृ विरोधी ग्रंथि, लड़कियां शेष अवस्था में क्या साथियों, पिता से प्रेम करती हैं और माता का क्या करती हैं, विरोध करती हैं, वो माता के पास ज्यादा रहना पसंद नहीं करते। इसलिए आपको पता है कि पापा की परी बोलते हैं, है ना, लड़कियां क्या होती हैं, पापा की परियां होती हैं, इसलिए साथियों वो पापा से ज्यादा प्रेम करती हैं, है ना। इसलिए क्यों हो जाती है, क्योंकि शेष अवस्था में साथियों क्या होता है कि उसके अंदर मातृ विरोधी ग्रंथि का निर्माण हो जाता है। एक मनोवैज्ञानिक हुए साथियों सिगमंड फ्राइड,
इसका नाम ध्यान रखना साथियों, सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड। फ्राइड ये कहते हैं कि लड़कों में पित्त विरोधी ग्रंथि होती है, उस ग्रंथि का नाम दिया है साथियों उसने। तो पित्त विरोधी ग्रंथि का नाम दिया है साथियों उसने, जो उसका नाम दिया है इलेक्ट्रा। इलेक्ट्रा ग्रंथि साथियों, इलेक्ट्रा ग्रंथि का, इलेक्ट्रा ग्रंथि, ये साथियों बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इलेक्ट्रा ग्रंथि। इलेक्ट्रा ग्रंथि किसमें विकसित होती है? लड़कों में विकसित होती है, जिसके कारण साथियों वो क्या करते हैं, माता से सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं और पिता से विरोध प्रेम नहीं करते हैं, है ना। यानी माँ के लाडले, समझ गए कौन होते हैं? लड़के होते हैं। तो साथियों इलेक्ट्रा ग्रंथि, सिगमंड फ्राइड ने क्या पित्त ग्रंथि का नाम किया था? इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि नाम है साथियों, पूरा इलेक्ट्रो भावना ग्रंथि नाम दिया। और लड़कियों में जो मातृ विरोधी ग्रंथि होती है ना, उसका सिगमंड फ्राइड ने साथियों क्या नाम दिया है? उसका सिगमंड फ्राइड नाम दिया ओटोपस ग्रंथि। ओटोपस, ओटोपस ग्रंथि, ओटोपस ग्रंथि, ये ध्यान रखना साथियों, ओटोपस ग्रंथि नाम दिया। ओटोपस भावना ग्रंथि, यानी लड़कियां क्या करती हैं कि पिता से प्रेम करती हैं और माता क्या क्या करती हैं, प्रेम नहीं करती हैं, माता विरोधी हो जाती हैं। यानी पापा की परियां होती हैं साथियों लड़कियां। बेटियां क्या होती हैं? पापा की परियां होती हैं। लड़के क्या होते हैं? माँ के लाडले होते हैं, है ना। तो साथियों ये भावना शेष अवस्था में देखने को मिलती है। ये बात आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि यानी इस बात को इंपॉर्टेंट ध्यान से रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में भी पूछ सकता है साथियों। ओटोपस ग्रंथि मतलब किस में विकसित होती है? तो लड़कियों में विकसित होती है, जो कि मातृ विरोधी ग्रंथि होती है। और लड़कों में कौन सी ग्रंथि? इलेक्ट्रा, इलेक्ट्रा ग्रंथि, इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि विकसित होती है। उसका जो कि पितृ विरोधी ग्रंथि, जो कि पितृ विरोधी होते हैं, जिसमें लड़के क्या अपनी माता से सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं शिशुअवस्था में साथियों। और ये भी पूछ सकता है कि ऐसा भी प्रश्न आ जाता है कि सिगमंड फ्राइड ने कौन सी ग्रंथि का, ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो लड़कों में शिशु अवस्था में विकसित हो जाती है? तो आप आराम से बता सकते हो इलेक्ट्रा ग्रंथि है। और लड़कियों की बात करें तो सिगमंड फ्राइड ने कौन सी ग्रंथि बताई है? ओटोपस ग्रंथि बताइए साथियों। ओटोपस याद है साथियों, यहाँ पे ओटोपस ग्रंथि, है ना। अब आप समझ गए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी साथियों। और सिगमंड फ्राइड ने एक बात और भी कही साथियों कि शिशुअवस्था में कामुकता, कामुकता का मतलब कामुकता की भावना विकसित हो जाती है। शेष अवस्था में कामुकता की भावना विकसित हो जाती है। शेष अवस्था में कामुकता की भावना, कामुकता की भावना, भावना, कामुकता की क्या साथियों? भावना विकसित हो जाती है। शेष अवस्था में क्या हो जाती है? कामुकता की भावना विकसित हो जाती है, सिगमंड फ्राइड ने कहा है। अब साथियों यहां तक आप समझ गए होंगे सिगमंड फ्राइड ने क्या कहा है? शेष अवस्था में कामुकता की भावना विकसित हो जाती है। अब साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप समझ गए होंगे। तो आज के सेशन में हमने क्या क्या पढ़ा और बहुत ही अच्छी तरीके से जाना साथियों। अब अगली बात हम कर रहे हैं साथियों, एक चलो चलो अब हम थोड़ी सी और बातें विकास के पक्ष और पढ़ लेते हैं साथियों शेष अवस्था में, है ना। तो वो भी जल्दी जल्दी पढ़ें। शेष अवस्था में शारीरिक विकास, सबसे पहले हम पढ़ेंगे शेष अवस्था में शारीरिक विकास। शेष अवस्था में शारीरिक विकास। शारीरिक विकास क्या होता है साथियों? शरीर में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं ना, शरीर के अंदर जो परिवर्तन होते हैं ना, उसको क्या कहते हैं साथियों? शारीरिक विकास कहते हैं। शरीर के अंदर जो परिवर्तन, चाहे वो लंबाई में परिवर्तन हो, चाहे वो वजन में परिवर्तन हो, चाहे वो आकार में परिवर्तन हो, इन सब में जो परिवर्तन, जो शारीरिक परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं ना, उस परिवर्तन को क्या कहते हैं साथियों? उस परिवर्तन को कहते हैं शारीरिक परिवर्तन कहते हैं साथियों। अब शारीरिक परिवर्तन आप समझ गए होंगे किसे कहते हैं शारीरिक परिवर्तन। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं साथियों आगे की ओर, तो शारीरिक परिवर्तन कौन कौन से? सबसे पहले साथियों मैं बात करता हूं लंबाई में परिवर्तन। यानी लंबाई में परिवर्तन क्या देखने को मिलता है? तो साथियों शेषावस्था के समय बालक की लंबाई क्या होती है? यानी शेषावस्था के समय, शेषावस्था में बालक की लंबाई, बालक की लंबाई साथियों शेष अवस्था में बालक की जो लंबाई है वो, यानी जन्म के समय बालक की जो लंबाई है, यानी यहां पे ऐसा लिख लो, जन्म के समय, जन्म के समय बालक की लंबाई, जन्म के समय बालक की लंबाई। तो बालक जन्म के समय कितने सेंटीमीटर का होता है? 51 सेंटीमीटर का होता है साथियों, लगभग 51 सेंटीमीटर का होता है साथियों। और लड़कियों की बात करूं, यानी बालिका की बात करूं साथियों, बालिका की जन्म के समय 50 के आसपास होती है साथियों, 50 माह, यानी 50 से भी कम होती है, लगभग साथियों मानो 49.50 सेंटीमीटर, है ना। अब देखो ये होती है।
और साथियों अगर मैं इसकी इंच में बात करूं ना, तो लगभग है ना इसकी मतलब जो जन्म के समय बालक की लंबाई इंच में बात करूं तो इसकी 20 इंच होती है साथियों, 20 इंच। और बालिका की अगर मैं बात करूं तो साथियों वो होती है 19 इंच, 1 इंच। यानी इसकी अवस्था में इतना डिफरेंट, मतलब बालक और बालिका की जन्म के समय बालक और बालिका होती है, उसके जन्म के समय बालक और बालिका में डिफरेंट यानी अंतर कितनी इंच का होता है, तो 1 इंच का अंतर होता है। 1 इंच साथियों बालिका क्या होती है, जन्म के समय बालक से छोटी होती है ना। उनकी ऊंचाई की छोटी होती है। लेकिन साथियों आपको पता है कि शेषवावस्था के अंत में, शेषवावस्था के अंत में क्या होता है, शेषवावस्था की, ये तो जन्म के समय थी साथियों, और शेषवावस्था के अंत में बालक की जो टोटल ना वो सेंटीमीटर, 108 सेंटीमीटर उसकी लंबाई हो जाती है। ये ध्यान रखना, 108 सेंटीमीटर लंबाई। अगर साथियों आपको मैथ आती है तो कैलकुलेशन करके आपको इसको इंच में भी कैलकुलेशन कर सकते हो साथियों, कितनी होती है लगा लेना आप आइडिया। 108 सेंटीमीटर हो जाती है शेषवावस्था के अंत में साथियों, अंत में बात करता हूँ, ठीक है 108। अब साथियों अपन बात करते हैं बालक के वजन की। वजन में परिवर्तन क्या होता है, तो साथियों बालक का जो औसत वजन होता है जन्म के समय बालक का या बालिका का औसत वजन की अगर बात करूं साथियों तो लगभग 3 kg, या साथियों आप कह सकते हो 3.5 kg का होता है बालक, है ना। 3 या 3.5 किलोग्राम का होता है साथियों। अगर मैं पौंड की बात करूं तो 7 पौंड मतलब उसमें वजन पाया जाता है। 7 पौंड औसत वजन कितना होता है जन्म के समय बालक में, 7 पौंड होता है साथियों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और साथियों जो इसका 6 माह जो दो दो माह के बाद क्या होता है, सॉरी 6 माह के बाद क्या होता है कि ये जो वजन होता है ना साथियों, ये साथियों दोगुना हो जाता है। कितना हो जाता है, 2 माह, सॉरी 6 माह के बाद, 6 माह के बाद वजन दोगुना हो जाता है, वजन दोगुना हो जाता है, शिशु का वजन दोगुना हो जाता है 6 माह के बाद साथियों। और साथियों शेषवावस्था के अंत की अगर मैं बात करूं, शेषवावस्था के अंत की, शेषवावस्था के अंत की, तो शेषवावस्था के अंत की मैं बात करूं तो साथियों शेषवावस्था के अंत में जो बालक का जो वजन होता है साथियों 16 kg होता है लगभग, औसतन वजन बता रहा हूँ साथियों। कई तो थान बेरो ये कई तो बला अजीब ही हुआ है ना, बला हमें कई तो वजन क्यों है मैंने बला हो जाए ना, 16 kg का हो जाता है साथियों। 16 kg का शेषवावस्था में ये वजन होता है, औसतन वजन बात कर रहा हूँ लड़का और लड़की की। अब साथियों आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ अगर मैं बात करूं औसतन वजन के बाद, अगर मैं अब बात करता हूं साथियों मस्तिष्क का भार, मस्तिष्क का भार। तो मस्तिष्क के भार की बात करूंगा, मस्तिष्क के भार, मस्तिष्क का भार। तो साथियों मस्तिष्क का भार, बालक जब जन्म लेता है तो मस्तिष्क का भार साथियों जन्म के समय 300 ग्राम होता है, जन्म के समय 300 ग्राम होता है। और साथियों 300 ग्राम जन्म के समय होता है। और साथियों अगर मैं बात करूं कि ये जो 300 ग्राम जन्म के समय होता है ना, ये साथियों 2 वर्ष के बाद साथियों, 2 वर्ष के बाद दोगुना हो जाता है, 2 वर्ष के बाद दोगुना हो जाता है, दोगुना हो जाता है साथियों, 2 वर्ष के बाद दोगुना हो जाता है साथियों। और शेषवावस्था के अंत में साथियों, शेषवावस्था के अंत में, शेषवावस्था के अंत में साथियों ये जो वजन है तो होता है मस्तिष्क का 1250 ग्राम हो जाता है, 1250 ग्राम हो जाता है। यानी बालक का मस्तिष्क का साथियों 90% है जो मानसिक विकास है, मस्तिष्क का विकास है, वो शेषवावस्था में हो जाता है अंत तक, है ना। शेष अवस्था के अंत तक हो जाता है साथियों। और शेष अवस्था के अंत तक 90% यानी 4 वर्ष की अवस्था की बात कर रहा हूँ साथियों। 2 वर्ष में तो दोगुना हो जाता है, शेष अवस्था के अंत में कितना हो जाता है, लगभग 4-5 वर्ष में 1250 ग्राम हो जाता है। यानी 90% बालक का विकास होता है वो शेष अवस्था में हो जाता है। और बाकी 10% है वो किशोरावस्था की, उत्तर किशोरावस्था होती है ना, 16 से 18 वर्ष की जो आयु होती है उसमें होता है 10% विकास मस्तिष्क का। यानी मस्तिष्क टोटल अगर मैं बात करूं तो 1350 ग्राम से लेकर के 1400 ग्राम के आसपास होता है। और महिलाओं के अंदर साथियों आपको पता है कि मस्तिष्क का जो भार होता है ना, वो मनुष्य की बजाय कम होता है मस्तिष्क का भार, है ना। तो अब आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार की बातें थी ये बताई मैंने। और इसके बाद साथियों, इसके बाद हम बात करें शारीरिक विकास में से होता है, हड्डियों में परिवर्तन होता है, दांतों में बालक में शेष अवस्था में परिवर्तन देखने को मिलता है, मांसपेशियों में परिवर्तन देखने, तो ना हड्डियों की बात करूं तो शेष अवस्था में सर्वाधिक हड्डियां होती हैं, 270 हड्डियां होती हैं। फिर किशोरावस्था में जाते जाते वयस्क बनते बनते जिसमें साथियों बात करें तो अपन 6 हड्डियां बचती हैं, बाल्यावस्था में हड्डियां मजबूत होती हैं। इसके बाद साथियों मांसपेशियों की अगर मैं बात करूं तो मांसपेशियां 23 से 25% के आसपास मांसपेशियों का विकास है वो शेष अवस्था में हो जाता है।
और दांतों की बात करूं तो साथियों, दांत आपको पता है कि बालक जन्म के समय दांत नहीं होते हैं, लेकिन बालक के 6 माह का होता है जब उसमें एक दांत आ जाता है साथियों। बालक के 6 महीने के होने पर एक अस्थायी दांत आता है। और इसके साथियों बाद 6 अवस्था के अंत में बालक के 20 दांत होते हैं, वो अस्थायी होते हैं। और 1 वर्ष में साथियों आपको पता है कि जो 4 दांत बालक में अस्थायी होते हैं। और इसके बाद साथियों मैं बात करूँ ना, 4 दांत होते हैं। और साथियों 1 साल में 4 दांत अस्थायी होते हैं। 4 साल की अवस्था में बालक में 20 दांत होते हैं साथियों, वो भी अस्थायी होते हैं साथियों। ये बात समझ गए होंगे साथियों। अब साथियों अगर मैं हृदय की धड़कन की बात करूं तो, है ना, हृदय की धड़कन धड़कन अगर मैं आपको बताऊं तो हृदय की जो धड़कन होती है साथियों, बालक की 6 अवस्था जन्म के समय उसकी धड़कन होती है साथियों 140 सेकंड पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में 140 बार बालक का शिशु का जो हृदय वो धड़कन करता है। फिर साथियों इसके बाद जन्म के समय की बात है। फिर बाल्य अवस्था में साथियों ये कम हो जाता है। बाल्य अवस्था में जाकर के ये 100 ही बचता है साथियों। यानी 6 अवस्था के अंत में 100 करता है, यानी 1 सेकंड में 100 बार धरता है। फिर बाल्य अवस्था में जाकर के साथियों इसको 85 बार धरता है 1 सेकंड में। और फिर किशोरावस्था में साथियों 72 बार धरता है ना, बालक का हृदय 72 बार। लड़कियों का साथियों किशोरावस्था में 69 बार पर सेकंड में, यानी लड़कियों की जो धड़कन होती है ना, वो लड़कों की बजाय कम होती है साथियों, है ना। ये बात समझ गए, इसका लॉजिक भी आप जानते हो साथियों, आपको बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप इस वक्त एक एक अध्यापक बनने जा रहे हो, आप भावी अध्यापक हो, है ना। कम क्यों होती है इस बात को आप समझ गए। तो साथियों ये थी मतलब शारीरिक विकास के बारे में। तो आज की क्लास में हमने जाना कि 6 अवस्था का मतलब वैज्ञानिक कथन क्या क्या थे, और 6 अवस्था के अंदर जो उनकी विशेषता क्या होती है, उसके उपनाम कौन कौन से हैं, और उसके विकास के बारे में जाना। लेकिन अगली जो क्लास होगी उसमें सभी विकास के जो पक्ष है ना उसके बारे में पढ़ेंगे। शारीरिक पक्ष के बारे में अपन अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। इसके बाद साथियों सामाजिक विकास किस प्रकार होता है, मानसिक विकास किस प्रकार होता है, संवेगात्मक विकास किस प्रकार होता है, शिशु में नैतिक विकास कैसा होता है, और भाषाई विकास की। तो ये विकास के जितने भी पक्ष हैं वो कल पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास को साथियों यहीं पे खत्म करते हैं, और आज आपके दोस्त को दीजिए इजाजत। तो साथियों आज आपसे लेते हैं इजाजत, तो अगली नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो साथियों आप से एक गुजारिश करता हूं साथियों कि आप इस जो अपना जो चैनल है इसको ज्यादा से ज्यादा साथियों शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा साथियों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा, ताकि अपने अन्य साथी भी मनोविज्ञान को, जो रिट लेवल 1 और रिट लेवल की तैयारी कर रहे हैं, वो मनोविज्ञान को पढ़ सकें और समझ सकें, है ना। तो साथियों कम समय में बहुत ज्यादा हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपका साथियों यही आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर करें, और जो भी आप करना चाहें वो करें, है ना। अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइबर करें, है ना, नहीं करें तो भाई नहीं करें, आपको कौन मना कर सकता है, आपकी इच्छा सुइच्छा, है ना। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद क्लास देखने के लिए। तो लेते हैं साथियों विदा, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नई उमंग और नई जोश के साथ। तो साथियों बहुत जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान, जय संविधान, जय किसान और जय जवान।